लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के प्रसारण। ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, और आज कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं ज्योत्सना और मेरे सहयोगी रजनीश। नमस्कार रजनीश, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। और जैसे कि रजनीश, हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि ये कार्यक्रम है खास हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों से और खेती से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के बारे में हम यहाँ कार्यक्रम में बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना। देखिए, और आपने कहा कि देखिए कि अब धीरे धीरे हमें तो मौसम में ना थोड़ी सी ठंडक सी, हल्की सी ठंडक आने लगी और शरद ऋतु का एहसास सा होने लगा है। आपने जो ये पिछले 3 दिन 4 दिन लगातार उत्तर भारत में जोरदार बारिश हुई है, हमने पिछले कार्यक्रम में इसके बारे में बात भी की थी पिछले दिनों। और इसने मौसम में एकदम से परिवर्तन किया है और अब यूं कहिए अक्टूबर आने को ही है, बस कल आज कल आखिरी दिन है। और देखिए, इसमें ज्योत्सना एक बात है कि जैसे ही शरद कालीन की जो ये आहट है, एहसास जो होता है, और इसी के साथ जो हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खास तौर से जो गन्ने की बुआई करते हैं उनके लिए भी एक खास समय होता है। आज का हमारा विषय है वो है शरद कालीन गन्ने की उन्नतशील किस्में एवं बिजाई जी। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से आकर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये एक फोन इन कार्यक्रम है। हमारी फोन लाइन अगले 30 मिनट तक खुली हुई है आपके लिए। विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न का स्वागत है। और आज का हमारा विषय एक बार फिर से दोहरा देते हैं, शरदकालीन गन्ने की उन्नतशील किस्में एवं बिजाई। डॉक्टर साहब, जैसे कि रजनीश ने अभी बताया कि अब शरदकाल का लगभग आगमन हो चुका है और 1 महीना बाद ठंड शुरू हो ही जाएगी। तो इस समय जब गन्ने की बिजाई की जाती है तो हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? यूं कहिए कि किस तरह से खेत की तैयारी उन्हें करनी चाहिए, किस तरह से ये जो गन्ना, ये जो फसल होती है शीतकालीन, ये किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है? जी ज्योत्सना जी और रजनीश जी, सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि आप मुझे समय समय पर किसानों से रूबरू होने का अवसर प्रदान करते रहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आज ये कल से शरदकालीन 1 अक्टूबर से मानते हैं ये खरीफ सीजन शुरू हो रहा है, और किसान भाई जिनके खेत खाली हैं और जो या गन्ना बोना चाहते हैं शरदकालीन, वो अब गन्ना बिजाई के बारे में विचार विमर्श कर रहे होंगे। और देखिए, सबसे पहले जब हम गन्ने की खेती करने की बात करते हैं तो किसान ये सोचता है कि मैं बीज कौन सा बोऊं जी, तो वो बीज की तलाश में लगता है। और तो बीज जैसा कि विषय भी है उन्नतशील किस्में कौन सी हैं, तो देखिए जो शीघ्र पकने वाली जो किस्में हैं, मैं वैसे तो किस्में बहुत सारी हैं लेकिन मैं प्रमुख किस्में बता रहा हूं कि अभी जो नई किस्में आई हैं उनमें एक है CO 15-023, जो SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर है करनाल में, वहां से विकसित हुई है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि जो एक वैरायटी CO 0238 जो कि ज्यादातर बोई जाती है, उसमें लाल सड़न रोग की समस्या आ चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो काफी आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ भी जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है यहाँ पे भी उसने दस्तक दे दी है और पिछले साल से यहाँ पे भी वो अपना नुकसान कर रही है। तो जो CO 15-023 है वो एक अच्छी वैरायटी है। दूसरा एक शाहजहांपुर से COS 13-235 निकली है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और एक लखनऊ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, वहां से COLK 14-201 वैरायटी निकली है। और ये जो है वैरायटी, तीनों वैरायटी जो लाल सड़न रोग है इसके प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि इनमें ये रोग नहीं लग सकता। और जो ये 15-023 है और जो 0118 है, ये दोनों वैरायटी भी लाल सड़न रोग के प्रति प्रतिरोधी हैं। तो किसान भाई इन
इन वैरायटी का चुनाव करें। इसके अलावा देखिए, जो लाल सड़न रोग आया है वो वहां पे ज्यादा आता है जहां पे जल भराव की समस्या होती है। तो जल भराव की जो एरिया है, क्षेत्र हैं, उनके लिए किसान भाइयों को मैं सुझाव दूंगा कि ये वैरायटी है यूपी 9530 और कोशा यानी COS 96436। एक वैरायटी है COS 10239। ये वैरायटी ऐसी है कि जहां पे जल भरता है वहां पे। जी। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं, कुछ जमीन ऊसर है उनकी, तो ऊसर जो जमीन है उसके लिए एक वैरायटी है यूपी 14234, वो बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी हैं, जर्नल भी हैं, वो हैं, लेकिन मेन वैरायटी यही है जो पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आसपास के क्षेत्र में इसमें जो है उगाए जा सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने रोग प्रतिरोधी किस्मों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। इसको एक बार फिर आपसे पूछेंगे ताकि जो किसान भाई अभी कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए हैं वो फिर से उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। ये तो आपने बताई किस्मों की बात, लेकिन साथ ही साथ जैसे जब तैयारी है तो उसमें मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, तो मिट्टी का उपचार करने की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ। तो किस तरह से खेत की तैयारी में मिट्टी का उपचार किस तरह से करना चाहिए, उसके लिए क्या आप हिदायतें देंगे? देखिए रजनीश भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि गन्ने की फसल जो है खेत में लगभग 2 साल तक रहती है जी, और 3 साल तक भी कुछ किसान 2 रेट्यून भी लेते हैं, 2 पेड़ी भी लेते हैं। तो खेत की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और देखिए, तैयारी करते समय मैं किसान भाइयों को एक ही बात बताता हूं कि गन्ने के लिए गहरी जुताई का बहुत महत्व है, क्योंकि गन्ने की जो जड़ें हैं वो लगभग 2 फीट तक जाती हैं। और आजकल जो जुताई की पद्धति आ रही है और जिस तरह से नए नए उपकरण आ रहे हैं, पहले हम देसी हल से बहुत गहरी जुताई करते थे, उसके बाद जो कल्टीवेटर आए तो और गहराई घट गई, अब रोटावेटर आ गए और गहराई घट गई है, और रोटावेटर तो कॉम्पैक्टनेस भी बढ़ाता है सॉइल में जी। तो देखिए, जो चीजल प्लो, जो सब सॉइलर हम कहते हैं, तो जिनकी जमीन अच्छी है, नीचे तक गहरी जमीन है, यानी नीचे ऊसर से जो है परिवर्तित नहीं हुई है, ऊसर को सुधार करके नहीं बनाई गई है, बहुत अच्छी जमीन है, गहरी जमीन है नीचे तक, वो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। अगर जिन्होंने ऊसर है, जिन्हें ये है कि नीचे हमारी कुछ ऊसर जमीन है और खराब जमीन है, तो उसको मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो अनुपजाऊ जमीन नीचे है, जो मिट्टी है, वो ऊपर आ जाएगी, तो वो अच्छा नहीं है। तो वो चीजल प्लो होता है, एक जो चीरता है। देखिए, एक तो मिट्टी को पलटता है, ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देता है। एक होता है चीरता है, वो सीधे, वो 2-2.5 फुट की गहरी जुताई करता है, और चीजलर प्लो कहते हैं, और वो एक ही फाला लगता है ट्रैक्टर में एक बार में, उससे जुताई जरूर करें। और कल्टीवेटर से भी गहरी जुताई करें जी। कहने का मतलब ये है, जुताई करते समय देखिए 2 साल तक फसल रहती है। जो आपका जैविक खाद है उसकी भी अगर 10 टन प्रति हेक्टेयर की अगर डाल दें तो बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर साहब एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं हमारे श्रोता, सुनते हैं उनकी बात। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह है, ग्रेट हंडला, गौतम बुद्ध नगर से जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न बताइए अपना। प्रश्न ये है मैडम के जो गन्ने की खेती है, इससे 2 फसल कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी, उसमें क्या क्या लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं, चने और क्या क्या लगा सकते हैं, उससे क्या गन्ने की फसल में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरी फसल साथ में? डॉक्टर साहब देखिए, हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कृषि पद्धति का, कि इधर जो है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हमारे किसान भाइयों को गेहूं के बाद में गन्ना बोने की प्रथा है जी। किसान भाई चाहते हैं कि मैं एक फसल गेहूं की ले लूं, तो उन किसान भाइयों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अगर दोनों जो सह फसली कहते हैं, गेहूं की और गन्ने की फसल एक साथ भी ले सकते हैं। उसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे ब्रॉडकास्ट करके आप बीज बखेरते हैं गेहूं का, और जुताई करके और आप उसमें पाटा लगा देते हैं, तो आप गेहूं उगाते हैं।
आप ऐसा करिए कि यही कार्यक्रम करिए, आप उसमें आप बीज बखेरिए, खाद बखेरिए और उसमें जो है पाटा लगाइए और बाद में गन्ने के खूड़ रेजर से निकाल दीजिए और उसमें आप गन्ना बो दीजिए। उसके बाद में जो पहली सिंचाई दोनों की लगभग एक ही समय पर आएगी, तो आप उस समय जो आपकी रीज होंगी वहां पर आपका गेहूं उग जाएगा और जो नीचे वाली जगह में उसमें आपका गन्ना उग जाएगा। उसके दो फायदे होंगे, जब उसके बाद आप उसमें सिंचाई करेंगे तो गन्ने के जो खूड़ होंगे वो गहरे होंगे और जो गेहूं रिज पे होगा तो उसमें नमी बहुत कम पहुंचेगी और वो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, जितनी जरूरत है उतनी नमी पहुंचेगी, तो गेहूं भी अच्छा होगा और गन्ना भी होगा। फिर आप गेहूं काट सकते हैं और इतने गेहूं काटेंगे आपका गन्ना एस्टेब्लिश हो जाएगा और काफी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद तुरंत जो है उसकी गेहूं काट के जुताई करवा दें तो गन्ना बहुत अच्छा चल निकलेगा जी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो शीतकालीन बुआई की जाती है इसके खास फायदे क्या होते हैं? देखिए ज्योत्सना जी, इसके फायदे किसान को भी होते हैं। किसान को तो ये फायदा होता है कि जो गन्ना प्रिय किसान है, जो बहुत लगाव होता है गन्ने से, जिनको उनको जो फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है उनकी, और जब ये अक्टूबर नवंबर में उनकी फसल बहुत बड़ी दिखाई देती है, उनको एक अच्छा फीलिंग भी होती है कि भी सबसे अच्छी फसल होती है उसकी। दूसरा ये है कि जो मील है उनको भी फायदा होता है क्योंकि वो मील जल्दी चला सकते हैं, उसमें शुगर की रिकवरी अच्छी आ जाती है। तीसरी बात है जो गुड़ बनाने वाले हैं उनको भी जल्दी गुड़ मिलेगा क्योंकि इसी का गुड़ बनता है सबसे पहले जो अक्टूबर में बोते हैं, क्योंकि जो मई में बोएंगे उसका गुड़ आपको अक्टूबर में नहीं बन सकता। तो देखो इसमें जो है इतने फायदे हैं। दूसरी बात ये है कि आप इसमें अक्टूबर में अगर गन्ना बोएंगे तो आपका फरवरी मार्च तक आपका गन्ना बहुत बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही जब जो बारिश आएगी तो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि जो ये लोग जो गेहूं काट के बोते हैं फिर उसमें फिर बहुत गर्मी हो जाती है एकदम, तो वो लगभग जून तक बहुत अच्छा गन्ना नहीं हो पाता है गर्मी की वजह से, और अंकुरण भी बहुत कम हो पाता है गर्मी वाले में। इसमें अक्टूबर वाले में अंकुरण लगभग 90% अंकुरण होता है, और जबकि आप अप्रैल में बोगे उसमें 50% अंकुरण होता है, तो पैदावार में बहुत बड़ा अंतर होता है। और किसान भाई की एक मन स्थिति रहती है कि भाई गेहूं ले लूंगा मैं ज्यादा, लेकिन ज्यादा अंतर उससे नहीं पड़ेगा, वो गेहूं भी ले सकता है, गन्ना भी, और उसमें उसको फायदा ज्यादा रहेगा। और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने उर्वरकों की बात की तो उसमें क्या गोबर की खाद भी लगा सकते हैं? गोबर की खाद और गली सड़ी खाद जी उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, ना केवल गन्ने की क्रॉप में बल्कि सभी क्रॉप में। जी। और जिस तरह से हमारी जो भारतीय मृदा है उनकी जो उर्वरता घटती जा रही है और ऑर्गेनिक जो मैटर है वो घटता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में जैविक उर्वरक का उपयोग बहुत ही आवश्यक हो गया है, और समय की आज आवश्यकता है कि हम जो कूड़ी का गला सड़ा खाद जो है वो डालें जी, क्योंकि जब से मैकेनाइजेशन आया और पशुओं की संख्या घटी है तो जो किसान के पास जो उपलब्ध पहले होता था ये खाद गोबर का, उसकी में कमी आई है और अब वो इतना नहीं डाल पाता है। तो जैसे शुगर मिल्स की प्रेस मड है उसको कंपोस्ट करके उसको डालिए, तो वो डालना बहुत जरूरी है। उसमें जो हम केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे ना खाद डालने के बाद में, उनकी भी कार्य क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जो खाद होती है ये जैविक खाद, इसमें ये गुण होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट है केमिकल फर्टिलाइजर से जो डालते हैं उनको अपने अंदर ये अवशोषित कर लेती है और जब फसल को जरूरत होती है तब देती है। दूसरा ये है कि जो पानी की अवशोषण क्षमता भी ये बढ़ती है इससे, तो वो भी, और मिट्टी की संरचना में भी सुधार आता है, उसमें वायु संचार भी बढ़ता है। देखो पौधे के लिए वायु कुल मिलाकर कितने फायदे हैं? देखिए सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन जो तत्व है संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं, और इनका 96% भाग पौधे का इन्हीं तीन उनसे बना होता चीजों से बनता है जी। और सबसे संतोषजनक बात यह है कि पौधे अपने आप इनको हासिल कर लेते हैं पानी से, हवा से, मिट्टी से। तो जो ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं, जब वो जमीन में होगा तो जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा जमीन में अवेलेबल रहेगी और पौधों को ज्यादा मात्रा में मिलेगी। तो इसके बहुत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं ऑर्गेनिक मैटर।
जाएगा। डॉक्टर साहब यहाँ एक बात और कि जैसे कुछ किसान भाई एक आंख का टुकड़ा लगाते हैं या 2 आंख का टुकड़ा, तो इसमें क्या अंतर है और कौन सा प्रेफर करना चाहिए, किसको लगाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं? देखिए रजनीश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है जी। और जहां जहां भी मैं बोलता हूं ये मेरा प्रमुख विषय रहता है तो कि गन्ना एक आंख का बोया जाए या 2 आंख का। जी। देखिए इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत क्या है। जी। देखिए गन्ने की जब आंख देखें आप, आंखों का क्रम देखें तो वो विपरीत दिशा में होती हैं। एक आंख इंटरनोड की अगर पूरब में होगी तो दूसरी पश्चिम में होगी। अगर गन्ने में देखें तो उसमें हम अगर 2 आंख का गन्ना लेंगे और उसको जमीन पे डालेंगे तो उसकी देखिए परिस्थिति जो बनेगी वो एक आंख उसकी नीचे रहेगी अगर डालोगे तो एक ऊपर रहेगी। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि साइड बाय साइड में, लेकिन किसान इतना ध्यान नहीं रखता, उसको ऐसे ही डालता है, पैर रखता है और आगे चला जाता है उसको डालते। उससे 50% अंकुरण के चांस है। अब एक आंख का अगर गन्ना आप बोगे, एक आंख को आप ऊपर कर सकते हो, 2 आंख के गन्ने में आप दोनों आंखें ऊपर नहीं कर सकते। तो एक आंख जब हर आंख आप ऊपर कर दोगे तो आपका जो अंकुरण है वो काफी बढ़ जाएगा, 90% बढ़ जाएगा आंखों की वजह से। क्योंकि अंकुरण में और बहुत सारी चीजें होती है, नमियां होती हैं, वो होते हैं, लेकिन जो इस फैक्टर के कारण, केवल ऊपर करने के कारण आपका 90% से ज्यादा अंकुरण पहुंच जाएगा और जो प्लांट पॉपुलेशन है वो बिल्कुल उचित हो जाएगी, आपकी जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि गन्ने के बीज और गन्ने में फर्क क्या होता है? हाँ, ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली क्या है कि किसान जो गन्ना खड़ा है उसको सारे को बीज मानता है। अच्छा। कि काटा नीचे से और सारा बो दीजिए ये बीज है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए जो वैज्ञानिक कहते हैं और वो प्रूव भी है, वो जो गन्ने का ऊपर का 1/3 भाग होता है उसको बीज में यूज करना चाहिए। अगर जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर है वो ऐसा ही करते हैं। तो उसको क्यों करना चाहिए? अब देखिए कहेंगे किसान भाई के भी ऊपर में क्या ऐसी चीज है कि वहां करना। देखिए एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, वो प्लांट में ऊपर की तरफ होता है और उसकी वजह से अंकुरण क्षमता अच्छी होती है। और जो ऊपर की आंखें होती हैं वो बिल्कुल यंग होती हैं, वो जवान आंखें होती हैं। आप गन्ने में आंख की दशा भी देखेंगे ना तो नीचे वाली आंख बिल्कुल सूख गई और इतनी बूढ़ी हो चुकी होती है और ऊपर की आंख बिल्कुल एकदम यंग रहती है। हाँ, नमी कायम होती है। हाँ उसमें। और देखिए जहां शुगर की मात्रा कम होगी ना वहां पे अंकुरण क्षमता ज्यादा होती है। तो ऊपर के पोर्शन में शुगर कम होती है और नीचे ज्यादा होती है। अच्छा। तो वो उसमें और अंकुरण क्षमता इसलिए बढ़ जाती है। तो इसलिए जो गन्ना होता है वो ऊपर के 1/3 भाग जो होता है वो गन्ने का बीज कहलाता है और जो गन्ना होता है वो तो पूरा है, वो नीचे का मतलब वही 1/3 को छोड़कर 1/3 को छोड़कर। तो ये इसमें अंतर होता है। जी डॉक्टर साहब एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं, बीज की तैयारी और खेत की तैयारी किस तरह से की जाए? हाँ देखिए खेत की तैयारी के बारे में तो मैंने बताया कि गहरी जुताई करनी चाहिए। मैंने ये भी बताया कि पलटना चाहिए उसे। हाँ, आजकल जो मैंने दोनों बात बताई। जी। और अब जो अगर बीज की तैयारी, देखिए बीज उपचार का बहुत महत्व है, विशेषकर आज जहां लाल सड़न रोग आ गया। तो 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो बीज उपचार और एक मृदा उपचार। ये लाल सड़न रोग जो है इतना खतरनाक रोग है, ये किसी भी माध्यम से एक खेत से दूसरे खेत में जा सकता है। जैसे मैं आपको इसके उपचार से पहले मैं ये सावधानियां बताऊं कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए किसान भाई, एक तो जो भी इन्फेक्टेड जो लाल सड़न रोग से प्रभावित गन्ना है उसको कभी भी बीज के रूप में उपयोग ना करें। और न केवल इतना ही, अगर उसमें कोई औजार जैसे काटते हैं ना जिससे गन्ने को, वो अगर ऐसे खेत में यूज किया गया है जिसमें लाल सड़न रोग है तो उसको एज सच उसमें यूज ना करें। और अगर यूज भी करें तो उसको गर्म पानी में अच्छी तरह से उबाल के उसको जो है ट्रीटमेंट कर लें तब करें। दूसरा किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो भी उसका जो चारा है, जो लाल सड़न रोग जिस खेत में आ चुका है, अगर उसमें चारा यूज कर रहे हैं और चारे से जो पशुओं का गोबर है उसको भी दूसरे के खेत में ना डालें, दूसरे खेत में। ये वो जो फंगस है ना, ये लाल सड़न रोग, हाँ, ये गोबर के द्वारा भी दूसरे खेत में जा सकती है।
तो इस तरह का इतना ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो अब उसके बाद में कि इसका उपचार कैसे करें। बीज का उपचार, एक दवा आती है थायोफिनेट मिथाइल, उससे जो है उपचार करें। और जो आपने एक आंख के गन्ने की बात कही थी, उसका फायदा ये भी है, जब दवा से उपचारित करते हैं तो उसमें दोनों तरफ से दवा एंटर करती है। 2 आंख का गन्ना होगा तो वो एक आंख में एक तरफ से उधर जाएगा, एक तरफ में उधर, बीच में तो दवाई नहीं पहुंच पाती। दूसरी बात, गन्ने को, एक आंख के कटे हुए गन्ने को पूरी रात इसके घोल में, थायोफिनेट घोल में करें। 200 ग्राम दवा लेके इसकी, और उसको एक गड्ढा बनाए, उसमें पॉलीथीन करे किसान, पॉलीथीन में पानी भर दे, उसमें सारे बीज को रात भर डाल दे, एक आंख के, सुबह को उसकी बुआई कर दे। और एक इंसेक्टिसाइड से करना चाहिए, कोई भी आप ले लीजिए, इमिडाक्लोप्रिड होता है, उसको ले लीजिए, उसको भी डाल दीजिए साथ में। तो ये तो बीज उपचार की बात हो। अब केवल बीज उपचार से भी ये लाल सड़न रोग, रुकावट इसमें, क्योंकि ये तो जमीन से फैलता है। तो एक जो जमीन, एक फंगस है, क्योंकि ये फंगस की बीमारी है लाल सड़न रोग, तो एक फंगस है ट्राइकोडर्मा विरिडी जी, वो इस फंगस को खाता है जमीन में जी। तो उसको जो है लगभग 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो बुआई करते समय उसको मिट्टी में मिला दें, और उसको गली सड़ी खाद के साथ में मिला दें तो और भी बहुत अच्छा है। उसको कम से कम जो है आप 1 कुंटल में, 2 कुंटल में, और अगर उसको पहले से मिला के 1 हफ्ते पहले मिला के रख दें छाया में जी, और उसके बाद खेत में डालें तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है फंगस, और ज्यादा तो और ज्यादा असर करेगी। तो ये दोनों तरीके हमें अपनाने चाहिए, बीज उपचार का और मृदा उपचार का। और ये सावधानियां जो मैंने बताई, इनको रखना चाहिए अगर आप लाल सड़न रोग को खत्म करना चाहते हैं तो। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। फोन इन कार्यक्रम है और विषय है शरदकालीन गन्ने की उन्नतशील किस्में एवं बिजाई। डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण की अगर बात करें, जो आज का हमारा टॉपिक है, इस पे तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मृदा परीक्षण बहुत जरूरी है, भाग है किसी भी फसल के लिए, भाग है। क्योंकि देखिए, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी जमीन में कौन से तत्वों की जरूरत है, कौन से तत्वों की कमी है, तो हम फिर अपनी मर्जी से डालेंगे जो भी डालते हैं। उसमें क्या है कि जिसकी कमी नहीं है वो हम डालेंगे, और जिसकी कमी है उसे नहीं डालेंगे, तो हमारा पैसा बेकार जाएगा। तो उसमें मृदा परीक्षण बहुत जरूरी है। और देखो, मृदा परीक्षण में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, कि जिस तरह से नमूना लेना है उसका बड़ा महत्व है। अगर नमूना ही गलत हो गया तो आपके रिजल्ट गलत आएंगे। नमूना लेने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब नमूना ले रहे हैं उससे 1 महीना पहले से कोई खाद ना डाला हो, जहां से नमूना लें वहां कूड़ी का खाद ना पड़ा हो, कपड़े ना हो, मतलब एक साफ सुथरी जमीन, साफ सुथरी रिप्रेजेंटेटिव हो। दूसरा, 1 एकड़ से 5 जगह से सैंपल लेने, चारों कोनों के लगभग कुछ अंदर से और एक बीच से। उनमें से आप आधा किलो मिट्टी लें, ऊपर के 6 इंच की मिट्टी लें, उसकी घास वगैरह और वो बिल्कुल साफ कर दें, लेकिन मिट्टी ना हटाएं ऊपर की। घास को इस तरह से छीलें कि वहां की मिट्टी वहीं पड़ी रहे और वो घास निकल जाए। उसमें वी शेप का एक कट लगाएं, और वी शेप के कट से 1-1 इंच नीचे तक दोनों तरफ से आधी किलो मिट्टी एकत्रित करें। 5 जगह से उसको एक जगह मिला लें, अच्छी तरह से मिला लें उसको, और उसको जो है बारी बारी से कट करके उसको ढेर को, और उसको जो है आधी किलो तक कर लें। उसमें टैग लगाएं अपने खेत का, और उसको मृदा परीक्षण के लिए भेज दें। और ये ध्यान रखें, जब मिट्टी टेस्ट कराएं तो NPK के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच भी जरूर कराएं, क्योंकि आजकल सूक्ष्म तत्वों की मिट्टी में बहुत कमी होती जा रही है। तो आजकल तो जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड पूरा बनता है, उसमें सारी जानकारी होती है, और होनी भी चाहिए। और क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों का उसी तरीके से महत्व है जिस तरह से मनुष्य के शरीर में आयोडीन का महत्व है। आयोडीन नहीं होगी, बच्चे का दिमाग का विकास नहीं हो पाता, इसलिए कम मात्रा में जरूरत है, लेकिन उसे कम महत्व ना आके। डॉक्टर साहब, एक संक्षेप में आपसे, क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि गन्ने की फसल में जो खरपतवार है उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, संक्षेप में बताएं। देखिए, खरपतवार की रोकथाम के लिए दवाई भी आती है, उसका भी तरीका है कि भी आप दवाई के द्वारा रोक सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस जो है आप हाथ से भी निकाल सकते हैं उसको। और दूसरा ये है कि गन्ने की जब आजकल करते हैं ड्रिप इरिगेशन, तो उसको मल्चिंग करके भी उसको रोक सकते हैं।
और उससे मॉइस्चर भी कंजर्व होती है। जी डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बहुत ही कम समय में आपने हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाइयों को इस कार्यक्रम से बहुत फायदा मिलेगा। और अब इजाजत दीजिए मुझे, ज्योत्सना और मेरे सहयोगी रजनीश को। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।